हे भगवान, क्या वो सच में गौतम है? भीड़ में से एक लड़की की हैरानी भरी आवाज से सबका ध्यान उस तरफ बटा। गौतम, हाँ सही में गौतम ही है। एक और लड़की ने उन्हीं शब्दों को खुशी से चीख कर दोहराया। आशी बिल्कुल सुन्न होकर बाहर दरवाजे की छाया को देख रही थी। वो व्यक्ति आज उससे भी ज्यादा आकर्षक लग रहा था जितना कि वो कई साल पहले लगता था। उसके चेहरे की चमक को ना देख पाना किसी के लिए भी नामुमकिन था। वो 6 फुट 1 इंच लंबा, काले रंग की पैंट और सफेद शर्ट में बहुत जच रहा था। उसके साधारण पर साफ सुथरे कपड़े, छोटे काले बाल उस समय पर उस पर बहुत फब रहे थे। उसके उभरते हुए गाल, तीखी गढ़ी हुई नाक, पतले होंठ आशी के सपनों में कई बार आ चुके थे। अब जबकि वो उसे अपने सामने मौजूद देख रही थी तो वो अवाक थी। उस समय उसे ऐसा लगा कि उसका दिल निकलकर बाहर गिर पड़ेगा। आशी, मैंने अभी ही कहा था, शैतान को याद करो, शैतान हाजिर। ऐसा लग रहा है किसी हिंदी सीरियल की कहानी चल रही है। प्रिया ने पहले झटके से बाहर आते ही हल्के से आशी का हाथ सहलाते हुए कहा, मगर आशी बिल्कुल चुप खड़ी थी, जैसे कि उसे काटो तो खून थी। उसकी नजरें और सोच बिल्कुल ठहर कर गौतम पर ही टिक गए थे। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बीते 60 सालों ने उसे छुआ ही ना हो। अलावा इसके कि उसके चेहरे पर एक गंभीरता और लचीलापन था जो कि उसकी बढ़ी हुई उम्र दिखा रहा था। उसके होठों के कोनों में एक हल्की सी मुस्कुराहट बनी हुई थी जो कि बिल्कुल भी उस पुराने गौतम की तरह नहीं थी। क्या वो बदल चुका था या फिर समय ने उसे बदल दिया था? गौतम ने पूरे कमरे का मुआयना किया मगर आशी को देखकर उसकी नजर लड़खड़ाई नहीं, बिल्कुल जैसे सबको देखकर एक निराशा की लहर ने आशी के दिल को हिला दिया। ओह, कितने साल हो गए। गौतम ने चारों ओर देखते हुए कहा, हे भगवान, क्या ये तुम ही हो? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? कहाँ थे तुम इतने सालों तक? अमिता ने खुशी में झूमते हुए गौतम की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। सब जानते थे कि हाई स्कूल में अमिता पागलों की तरह गौतम की दीवानी थी। वही एक वजह थी कि उसने आशी से पूरे हाई स्कूल के दौरान एक बार भी बात नहीं की। अमिता तब आशी को अपना दुश्मन समझती थी और वो रिश्ता अब भी लगभग वैसा ही था। जैसे ही उसने गौतम को अपने सामने देखा, वो उस पर झपट कर टूट पड़ी। बाकी लड़कियों ने भी गौतम को घेर लिया क्योंकि सभी को उस तरह के सपनीले लड़के पसंद थे। मैं अब तक अमेरिका में पढ़ रहा था, गौतम ने आसानी से सबकी सवालिया नजरों का जवाब दिया। 7 वर्ष पहले गौतम अचानक ही गायब हो गया था। कोई भी, यहाँ तक कि उसकी हाई स्कूल की गर्लफ्रेंड आशी को भी नहीं पता था कि वो कहाँ गया। उसी समय क्लास प्रेसिडेंट राजन ने उठकर मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें यहाँ देखकर। ऐसा लग रहा है कि लगभग पूरी क्लास ही यहाँ प्रेजेंट है। आइए मिसेस वर्मा, यहाँ बैठिए। हम खाना कहते हुए बातें जारी रखेंगे। गौतम ने खुद बैठने से पहले मिसेस वर्मा को मेन चेयर में बैठने में मदद की। फिर उसके बाद उसकी दाईं तरफ रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। जैसे ही राजन उनकी बाईं तरफ वाली कुर्सी पर बैठने लगा, उसने मिसेस वर्मा को आशी को पुकारते हुए सुना। मिसेस वर्मा, आशी ने खड़े होकर वापस जवाब दिया, आओ मेरे पास आकर बैठो। मिसेस वर्मा ने उसे इशारे से बुलाया। राजन को थोड़ा अपमानित महसूस हुआ, फिर भी उसने जल्दी से मिसेस वर्मा के शब्दों का पालन किया। आओ आशी, इन्हें तुमसे मिले हुए बहुत दिन हुए, यहाँ बैठो इनके पास और अपने बारे में कुछ बताओ। आशी हामी भरते हुए पास आई, हालांकि उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। हर बढ़ते कदम के साथ उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो कदम दर कदम गौतम की ओर जा रही थी। जरूरी वो घबराई हुई थी क्योंकि जैसे ही वो बैठी, उसके हाथ से लगकर कॉफी का सफेद कप फर्श पर चूर चूर होकर गिरा। फोर्स्ड किस। ओह,
आशी ने जल्दी से माफी मांगी। इसी सब शोरगुल में उसे किसी ने एक नैपकिन पकड़ा दिया था, जिससे उसने अपनी साड़ी का किनारा पोंछा। सर उठाते उसने देखा कि वो तो गौतम था। थैंक्स, उसने ठंडी आवाज में कहा, जैसे कि वो अपने पुराने रिश्ते को पीछे छोड़ आई है। गौतम ने कोई जवाब नहीं दिया और बाकी साथियों के साथ बातचीत जारी रखी, मानो आशी पर उसका कोई ध्यान ही ना हो। माहौल में थोड़ी हरकत हुई जब जानबूझकर अमिता ने ऊंचे स्वर में सभी साथियों के सामने पूछा, अरे हाँ आशी, मैंने सुना है कि तुम जल्दी ही शादी करने वाली हो। तुम्हारा मंगेतर डॉक्टर है ना? चलो अच्छा ही है, हमें अपनी शादी में बुलाना मत भूलना, आखिर हम तुम्हारे क्लासमेट्स ही तो हैं। उसके इन शब्दों के बाद पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया और सभी गौतम पर इन शब्दों का असर देखने की कोशिश करने लगे। अभी नहीं, हमारे परिवार अभी इस बारे में बात कर रहे हैं, बस एक बार शादी की डेट फाइनल होते ही मैं सबको बता दूंगी, आशी ने एक शर्मीली मुस्कान के साथ कहा। अचानक उसे एक चीरती हुई नजर अपनी ओर महसूस हुई। तुम शादी कर रही हो? पल भर चुप रहने के बाद आखिर गौतम ने उससे पहली बार बात की। आशी ने हाँ में सर हिलाया। न जाने किस डर या घबराहट की वजह से वो अपने मुंह से हाँ नहीं बोल पाई। ओह, बधाई हो। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी, पर उसकी नजरों में बहुत ठंडापन। धन्यवाद, आशी ने नरमी मगर अटपटेपन से कहा। वो सीधे गौतम की आंखों में नहीं देख पाई, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट बहुत गहरी थी। उसने अपने मिलने की कल्पना कई बार की थी, परंतु इस तरह से कभी नहीं। इस सोच पर वो और भी घबरा गई। कितनी अजीब बात है, पुराने दिनों में आशी सबसे सुंदर लड़कियों में से थी। मैं हमेशा सोचता था कि तुम किसी अमीर या फिर हाई फाई फैमिली में शादी करोगी, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी सेटल हो जाओगी। बहुत ही अजीब है। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं ही तुम्हें प्रपोज कर देता। तुमने मुझे क्यों नहीं चुन लिया? ठहाका लगाते हुए साहिल ने पूछा। वो हमेशा हाई स्कूल के सबसे शैतान छात्रों में से था और अभी एक पैक के नशे में। साहिल एक अमीर परिवार से था और उसके पिता का कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस था, और इसी बिजनेस में वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। और इसलिए ऐसे समारोहों में मजाक करते हुए भी वो कॉन्फिडेंस से भरा रहता था। प्रिया ने उस पर अपनी आंखें तरेरते हुए कहा, अरे जाओ, कोई चांस नहीं है तुम्हारा। आशी का दिल तो पहले ही दिलकश राजकुमार गौतम ने जीत लिया था जब हम स्कूल में थे, फिर अब तुम उसका दिल कैसे जीत सकते हो? बात खत्म करने से पहले प्रिया को अचानक एहसास हुआ कि उसने कुछ पुराने जख्म कुरेद दिए हैं, तो वो जल्दी से चुप हो गई। गौतम और प्रिया का रिश्ता बिल्कुल किसी हिंदी फिल्म के बिछड़े हीरो हीरोइन की कहानी की तरह मोड़ ले रहा था। गौतम पर प्रिया की बात का कोई असर नहीं पड़ा। वो बस आशी की तरफ चुभने वाली नजरों से देखता रहा। आशी अजीब सी मुस्कुराहट होठों पर लाते हुए खड़ी हुई। उसने कहा, एक्सक्यूज मी, मुझे बाथरूम जाना है। वास्तव में एक बाथरूम उस कमरे के अंदर भी था। बस आशी को उस सिचुएशन से असल में गौतम से बचने का बहाना चाहिए था। जैसे ही आशी उस कमरे से बाहर निकली, उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी, यहाँ तक कि उसे अपने दिल की धड़कन भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। आशी ने कभी नहीं सोचा था कि गौतम से इस तरह से मुलाकात होगी। पहले ही 7 साल बीत चुके थे, धड़कन भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। आशी ने कभी नहीं सोचा था कि गौतम से इस तरह से मुलाकात होगी। पहले ही 7 साल बीत चुके थे और उसके अचानक प्रकट होने से आशी सन रह गई थी। बाथरूम में जाकर वो थोड़ी शांत हुई। उसने सर झुकाए बाहर आने से पहले अपना हल्का सा मेकअप ठीक ठाक किया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एक मजबूत हाथ ने उसे दीवार की ओर धकेला और तभी वो बर्फीले ठंडे होंठ उसकी ओर बढ़े और एक पराई मगर पहचानी सी छाया उसकी ओर बढ़ी और आशी के पूरे शरीर में
एक बिजली सी कौंध गई। उलझन। इससे पहले कि आशी कुछ समझ पाती, गौतम ने अचानक ही उसका हाथ छोड़ दिया। एक शैतानी मुस्कान उसके चेहरे पर खेलने लगी। जो ही उसने आशी के गाल को छुआ, जादुई आवाज में उसने कहा, आशी, मैं वापस आ गया हूँ। आशी हल्का सा लड़खड़ाई जब उसने ये जानी पहचानी आवाज सुनी, और जैसे ही उसने उन गहरी आंखों में देखा, उसे महसूस हुआ कि जो फीलिंग्स उसने अपने अंदर इतने समय से दबाई हुई है, वो सहसा ही उमड़ घुमड़ रही है। उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि वो कितनी जल्दी में बाथरूम से बाहर निकली, या फिर कैसे वो दरवाजे के पास गिरते हुए बची। उसे तो बस अपनी तिलमिलाहट का पता था। आशी, क्या हुआ? क्यों तुम्हारा चेहरा इतना पीला पड़ा हुआ है? प्रिया जल्दी से आशी की मदद करने आगे बढ़ी। अब मैं ठीक हूँ। आशी का चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ था, जबकि वो जता रही थी कि वो बिल्कुल ठीक है। कुछ सोचने के बाद उसने वहां से वापस जाने का निश्चय किया। आशी ने सावधानी से मिसेस वर्मा की ओर झुककर उनके कान में कहा, मिसेस वर्मा, वेरी सॉरी, मगर अभी मुझे जाना होगा। मैं फिर कभी आपसे मिलने जरूर आऊंगी। मिसेस वर्मा ने आशी की ओर गहरी नजर डालते हुए हामी भरी। ठीक है, ध्यान से जाना। आशी किसी और की नजरों की परवाह ना करते हुए अपना बैग वहां से उठाकर चली गई। उसका जाना इतना अचानक हुआ कि प्रिया भी कुछ समझ नहीं पाई। आशी इतनी घमंडी और बनावटी है कि वो कभी भी ऐसे फंक्शंस में शामिल नहीं हुई। वाह, क्या नौटंकी है। मुझे तो पहले ही पता था कि उसके दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है। जब वो यहाँ आने के लिए मान गई, उसे पहले ही पता चल गया होगा कि गौतम यहाँ आने वाला है, और अब समय से पहले वापस जाकर उसका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती है। मान गए, कितनी मौका परस्त है आशी। ऐसा ही चूहे बिल्ली का खेल खेलकर वो गौतम को पहले भी अपनी ओर आकर्षित करती थी, और अब भी वो बिल्कुल वही कर रही है। मैं तो तंग आ गई उससे। हमेशा लगातार अनाप शनाप बोले जा रही थी। बाकी साथियों के पास बोलने के लिए कुछ न था, क्योंकि आशी और गौतम के किस्से को बीते 7 साल हो चुके थे। आशी जानती थी कि गौतम बहुत खतरनाक है, और उसे बिल्कुल वैसी ही घबराहट महसूस हो रही थी जैसी कि तब होती थी। उसे लगता था कि वो सब कुछ भूल चुकी है, पर उसे क्या पता था कि वही भावनाएं गौतम को देखते ही लौट के आएंगी। बीती बातों का एक बांध टूटकर उसके ख्यालों में बहने लगा। बहुत कुछ हुआ था 7 साल पहले, उनकी फेयरवेल की रात को, और उसने एक बार को सोचा था कि वो अब गौतम को जिंदगी में कभी नहीं देखेगी। बाद में ये व्यक्ति अचानक ही गायब हो गया, और कोई नहीं जान पाया कि वो कहाँ गया, और अब किसी जादू की तरह एकदम से सामने आ गया। ये बहुत ही अजीब बात थी। आशी अपनी आम सी दुनिया में ही रहती थी, तो वो कैसे इस तरह के दुखों को सहती? चाहे जो भी हो, आशी कभी भी गौतम के इन्फ्लुएंस में आने की हिम्मत नहीं करती। जैसे 7 साल पहले भले ही उन दोनों का आपस में कितना भी गहरा रिश्ता हो, वो एक साथ कभी नहीं हो सकते थे, क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग अलग दुनिया से आते थे। इसके अलावा उसे लगता था कि वो दोनों कभी भी एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे। उस घटना के बाद, इतना कुछ सहने के बाद, अब उसका बस एक ही सपना था, किसी सिंपल और स्टेबल जने से शादी करके आगे के लिए एक आरामदायक जिंदगी जीने का। होटल से बाहर निकलते ही वो एक टैक्सी में बैठी, और उसका फोन लगातार बजता जा रहा था। सभी कॉल्स प्रिया के थे। आशी ने फोन का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या जवाब देगी। उसका दिलो दिमाग बिखरा जा रहा था, जैसे कि उसकी सोचने की ताकत ही खत्म हो गई थी। रात के लगभग 11 बज चुके थे जब वो वापस पहुंची जहां वो रहती थी। आशी ने दरवाजा खोला और अंदर घना अंधेरा था। बत्ती जलाने के बाद उसने देखा कि बेडरूम के बाहर या अंदर कोई हरकत नहीं हुई है। उसे लगा कि देव
अब तक अपनी नाइट शिफ्ट से लौटा नहीं है। उसके बॉयफ्रेंड देव ने ग्रेजुएशन के बाद ये 2 कमरे का घर किराए पर लिया था। वो भी यहीं रहती थी क्योंकि इस तरह देव का ख्याल रखना आसान था और वैसे भी ये घर उस हॉस्पिटल के बहुत पास था जहाँ वो काम करती थी। बस से जाने की भी कोई जरूरत नहीं थी और वो लोग देर तक अपनी नींद पूरी कर सकते थे। आसपास का माहौल बहुत अच्छा था और किराया भी उनके बजट के अंदर था। आशी हमेशा सोचती थी कि जब तक ये अपना घर नहीं खरीद लेते, यहाँ रहना बहुत ही आरामदायक है। वैसे भी देव के आसपास होने से आशी को यहाँ बिल्कुल घर के जैसा सुकून मिलता था। वे अब काफी समय से साथ थे, पर सच तो ये था कि उन दोनों में प्यार से ज्यादा आपस का विश्वास यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग काफी गहरी थी। आशी जल्दी से गर्म पानी से नहाकर बाहर आई, अपना नाइट सूट पहनकर अपने बेडरूम में आराम करने के लिए लौटी। उसी समय उसका फोन अचानक बजने लगा। उसने देखा कि किसी अनजान नंबर से कॉल था।